नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, एडजेक्टिव कल देखे थे, स्टार्ट किए थे। जितने रूल्स बताया था एक बार फिर से वापस डिस्कस कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग करके नहीं आए होंगे, तो मैं ही करा देता हूँ। ठीक, तो पहला रूल क्या देखे थे कि एंड के पहले और बाद वाला टर्म मिलता जुलता होता है, हमेशा सेम होता है। तो इसमें एक एग्जांपल ये थे, ही इज द काइंडेस्ट एंड जनरस। ठीक है, एग्जाम्पल था ही इज द काइंडेस्ट एंड जनरस, दोनों का मतलब उदार दयालु टाइप का, जनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, सभी दोस्तों में वो सबसे ज़्यादा दयालु है, दयावान है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा रूल क्या बताया था कि एंड के पहले और बाद वाला टर्म दोनों मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जनरस है तो ये काइंड होना चाहिए था, ये काइंडेस्ट उसका थर्ड फॉर्म हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ये जनरस है तो ये काइंड होना चाहिए था, या ये काइंडेस्ट है तो ये मोस्ट जनरस होना चाहिए था। ठीक, तो हम इसको सुधारेंगे, दोनों को एक जैसे ही रखेंगे। अब ये कैसे डिसाइड करें कि जनरस के हिसाब से इसको सेट करना है कि काइंडेस्ट के हिसाब से इसको? तो आगे देखो, ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, तो दो लोगों के बीच हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज़्यादा लोग हो तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट जनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, पहला रूल ये देखे थे, क्लियर? ठीक है, दूसरा क्या देखे थे कि अगर दो लोग हों तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो दो लोग हैं तो बेटर होगा ना कि बेस्ट होगा। तो एक एग्जांपल था ऑफ द टू कैंडिडेट्स, वहां पे ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ऑफ द टू कैंडिडेट्स, यहाँ सेंटेंस पढ़ के ही हमको समझ आ गया था कि क्या वहां पे टू है, संख्या कितनी है, दो है। तो ऑफ द टू कैंडिडेट्स आई थिंक ही इज द बेस्ट सूटेड लिखा हुआ है, तो दो है तो दो के में कैसे बेस्ट लग सकता है? ठीक है, वहां पे क्या होगा, बेटर होगा, वहां पे क्या होगा, बेटर, ही इज द बेटर सूटेड। ठीक, क्लियर? ऑफ द टू कैंडिडेट्स ही इज द बेस्ट सूटेड ना होकर ही इज द बेटर। द लगेगा कि नहीं लगेगा? द के बेस्ट के पीछे तो द लगता है, यहाँ पे बेटर के पहले द लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है। इस प्रकार के सेंटेंस में जहाँ पे सिलेक्शन का बोध हो ऑफ द टू, आज वाले नियम में देख लेंगे। ठीक है, तो द बेटर वहां पे होगा। नॉर्मल केस में नहीं लगा, शी इज बेटर देन राघव, अगर ऐसा बोलना चाहूँ शी इज बेटर, तो शी इज द बेटर नहीं होता वहां पे। लेकिन जब सिलेक्शन का बोध हो जाए ऑफ द टू पीपल ही इज द बेटर, तो वहां पे ही इज द बेटर, द लगता है। ये आज के नियम का पार्ट है, तो देखेंगे तो द बेटर यहाँ पे लगे रहेगा। ठीक, फिर तीसरा क्या देखे थे कि दो सुपरलेटिव डिग्री जबरदस्ती नहीं घुसाते, या दो कंपैरेटिव डिग्री जबरदस्ती नहीं घुसाते। जैसे मैं अगर बोलूं कि राघव को कंपेयर कर रहा हूं किसी विषय राम श्याम से, राघव इज स्मार्टर, स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर हो गया, तो राघव इज मोर स्मार्टर ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो जबरदस्ती दो बार आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, राघव इज मोर स्मार्टर, ऐसा गलत है, राघव इज स्मार्टर। ठीक है, वैसे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये उदाहरण था, माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट, तो मोस्ट हाईएस्ट लिखा हुआ है, मोस्ट हाईएस्ट होगा क्या? नहीं, हाईएस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो मोस्ट नहीं होगा। ये भी देखे थे, क्लियर था ये कल? ठीक, अच्छा, वहीं पे एक और रूल बताया था, माउंट एवरेस्ट, इसके पहले आर्टिकल लगता है नहीं लगता? नहीं लगता। कोई पर्वत श्रेणी हो लगेगा,
हिमालय हो, रिवर हो, ये सब के पीछे द लगेगा, लेकिन कोई पर्वत चोटी हो नहीं लगता। ठीक, फिर चौथा देखे थे जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहीं पर कंपैरिजन, या कंपैरिजन कर रहे हो वहीं पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, ज़बरदस्ती आपको नहीं लगाना है। तो एक उदाहरण देखे थे, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मोर क्यों? जब वहाँ पे आप कंपेयर कर ही नहीं रहे हो, बस बता रहे हो कि वो खूबसूरत फूल होते हैं वहाँ पे इस गार्डन में, तो वहाँ पे मोर नहीं लगेगा, मोर हट जाएगा। अगर फिर भी इंटेंसिटी जताना चाह रहे हो तो आप वेरी लगा सकते हो। फिर और एग्जांपल देखे थे जो एंड वाले रूल को क्लियर करता है। रोहन इज गुड एंड स्ट्रॉन्गर देन मोहन। रोहन इज गुड एंड स्ट्रॉन्गर, मैं अभी बताया एंड के पहले और बाद वाला टर्म दोनों मिलता जुलता होना चाहिए। अगर गुड है तो उधर स्ट्रांग होना चाहिए था, या स्ट्रांग है तो इधर स्ट्रॉन्गर है तो इधर बेटर होना चाहिए था। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके आगे देखो, देन मोहन मतलब कंपेयर कर रहे हैं, देन मोहन कंपेयर कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंपेरेटिव डिग्री को यूज होना चाहिए। ठीक है, तो रोहन इज गुड नहीं, रोहन इज बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, रोहन इज बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये क्लियर था। फिर देर वर वेरी फ्यूअर होटल्स, तो फ्यूअर ना हो कि फ्यू होगा, क्यों? वहाँ पे कंपैरिजन यूज कर ही रहे। फिर उसके नीचे वाला जो ड्राइविंग फास्टर, ये भी उसी से ही मिलते जुलता था। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में एक सिलेबल और एक से ज़्यादा सिलेबल, ये बताया आपको कि स्मार्ट का स्मार्टर हो जाता है, लेकिन ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर क्यों नहीं होता, उसका मोर ब्यूटीफुल क्यों होता है? तो उसमें अंतर होता है सिलेबल का। आप एक सांस में स्मार्ट बोल सकते हो, लेकिन एक सांस में ब्यूटीफुल ऐसे नहीं बोल पाओगे, तो उसमें बीच में पॉज लेना पड़ता है। ठीक है, हाई को एक सांस में बोल सकते हो, इसलिए हाई का हायर हो जाता है, ना कि मोर हाई। लेकिन वैसे ही ब्यूटीफुल का नहीं होता, ऑनेस्ट का नहीं होता। ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? फिर मोर। तो वो एक सिलेबल और एक से ज़्यादा सिलेबल का डिफरेंस था। तो जब कभी एक सिलेबल और एक से ज़्यादा सिलेबल कंपैरेटिव डिग्री में आ जाए, बढ़ाना स्पीड, बढ़ाना, अगर एक सिलेबल और एक से ज़्यादा सिलेबल दोनों कंपैरेटिव डिग्री के रूप में आ जाए, तो हम लोग पहले किसको रखते थे? एक सिलेबल वाले को। जैसे मिस्टर साहू इज द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट एमपी। ठीक है, तो ताम्रध्वज साहू की बात की जा रही है, समझ लो, बीच में लोकसभा सांसद थे। तो मिस्टर साहू इज द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट एमपी, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा मेहनती ताम्रध्वज साहू की बात की जा रही। ठीक है, तो मिस्टर साहू इज द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट, आपको देखने में तो सही लगेगा। ठीक है, सभी एमपी में वो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा समझदार है, लेकिन अभी जो नियम बताया उस नियम के हिसाब से पहले सिलेबल वाला पहले होना चाहिए, वाइजेस्ट, और ये बाद में होना चाहिए। तो द वाइजेस्ट एंड मोस्ट डिलीजेंट, ये नियम क्लियर। कुछ लेटिन एडजेक्टिव्स देखे थे। लेटिन एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में हो। तो वहां से दो नियम देखे थे, क्या कि उसके बाद देन नहीं लगाते। जैसे आमतौर पे हम लोगों को देन लगाने का आदत होता, कंपेयर तो हायर देन, ग्रेटर देन, लोअर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन, स्मार्टर देन, तो देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं। लेकिन ऐसे शब्द हैं जिनको क्या बोला जाता है? लेटिन एडजेक्टिव्स बोला जाता है। उसके आगे देन नहीं लग के क्या लगता है? टू लगेगा, और उसमें मोर या मोस्ट आप नहीं लगाओगे, क्यों? ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म में हो। तो शी इज जूनियर देन राघव की टू राघव, टू राघव, शी जूनियर टू राघव। ये लेटिन एडजेक्टिव्स बता दिया, जितने भी आई ओ आर वाले शब्द आते हैं लास्ट में, और कुछ प्रीफर, प्रिफरेबल, ये सारे वर्ड्स बताए थे। ठीक है, तो एग्जांपल है, तनु इज 2 years मोर सीनियर देन मी इन द कॉलेज। नहीं, मोर सीनियर ना होके सीनियर, खाली सीनियर, मोर नहीं होगा, और देन ना होके क्या होगा? टू होगा, सीनियर टू मी इन द कॉलेज। ठीक है, कॉफी इज मोर प्रिफरेबल देन टी। कॉफी इज मोर प्रिफरेबल, मोर जैसे नहीं होगा, क्या होगा? खाली प्रिफरेबल टू मी। फिर एक होता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या? जो अपने आप में क्या हो? परिपूर्ण हो, अपने आप में क्या? परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो। तो उसमें भी मोर और मोस्ट नहीं लगाते। जैसे कुछ शब्द बताया था, एब्सोल्यूट, एटर्नल, चीफ, सर्कुलर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक उदाहरण दिए थे, दिस इज द मोस्ट यूनिक। मोस्ट का है यूनिक, जब आप बोल रहे हो तो ऐसे ही बता रहे हो कि भैया सबसे हट के है ऑलरेडी, तो शब्द ऑलरेडी अपने आप में सुपरलेटिव फॉर्म में है,
उसके पहले आप मोस्ट या मोर नहीं लगाओगे। कोई चीज़ परफेक्ट है, परफेक्ट का सेंस ही परफेक्ट होता है, ठीक है, और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो मोर परफेक्ट, ज़्यादा परफेक्ट या कम परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाते। फिर एक और रूल में देखे थे कि जो तुलना की जाती है वो दोनों समान चीज़ों में की जानी चाहिए, ठीक है। तुलना जो है, अगर मैं बोलूँ मेरा हाइट अपूर्वा से ज़्यादा है, तो अपूर्वा के हाइट से ज़्यादा ये बोलना चाह रहा हूँ, अपूर्वा से ज़्यादा नहीं, ठीक है। या दो समान हाइट हाइट में तुलना किए, वजन वजन में तुलना किए, ठीक है। तो तुलना दो बराबर चीज़ों में की जानी चाहिए। तो एक एग्जांपल देखे थे, द क्वालिटी ऑफ नाइकी इज बेटर देन पुमा, ये सेंटेंस लिखाया था। तो गलती क्या है और ये नियम क्या सीखना चाह रहे हैं कि नाइकी की क्वालिटी और पुमा के क्वालिटी की बात की जा रही है, नाइकी की क्वालिटी और पुमा की क्वालिटी की बात की जा रही थी, ठीक है। तो उसी के बीच कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि नाइकी के क्वालिटी की बात की जा रही है, द क्वालिटी ऑफ नाइकी इज बेटर देन पुमा, जबकि पुमा तो ब्रांड है, पुमा से बेहतर थोड़ी ना होगा, पुमा की क्वालिटी से बेहतर होगा, ये बताना चाह रहा है। तो देन दैट ऑफ पुमा, तो कभी दैट लगता था, कभी दोज लगता था, कैसे पता चलेगा कि दैट लगेगा दोज लगेगा? सिंगुलर है तो दैट, प्लूरल है तो दोज। द क्वालिटी ऑफ नाइकी इज बेटर देन दैट ऑफ पुमा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन बिहार, तो बेटर देन दैट ऑफ बिहार, ठीक है। द रोड्स ऑफ भिलाई, अब वहां पे रोड्स आ गए, प्लूरल आ गया आर, बेटर देन दैट ऑफ दुर्ग की दोज ऑफ दुर्ग, दोज ऑफ दुर्ग, क्यों वहां पे प्लूरल है, ठीक है। फिर एक जितना उतना वाला सेंटेंस देखे थे कि राम श्याम के जितना ही अच्छा है, इस प्रकार का सेंटेंस देखे थे, जितना वाला शब्द। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं दो टाइप के सेंटेंस, एज गुड एज, मतलब गुड कोई भी एक पॉजिटिव फॉर्म में ही रहेगा, ना कि कंपेरेटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फॉर्म में रहता है एज गुड एज, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री लिखाया था, इसको पॉजिटिव डिग्री कोई भी रहेगा। तो ये किस टाइप के सेंटेंस में था? पॉजिटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या यहाँ पे एस की जगह क्या था? सो, या कोई भी ऐसा पॉजिटिव डिग्री, गुड बोल लो या कुछ और बोल लो, सो, ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि राम श्याम के जितना ही अच्छा है, तो राम इज एज गुड एज श्याम, ठीक है। ये गुड का बेटर नहीं होता, इतना ध्यान रखना। आपको लगेगा कि तुलना की जा रही है, लेकिन तुलना ना करके वो सीधा समानता बता रहे कि भैया राम जितना अच्छा उतना श्याम है, श्याम जितना है उतना राम है। तो वहां पे तुलना खत्म हो जाती है, ठीक है। राम को श्याम के बराबर ही बताया जा रहा है, राम इज एज गुड एज श्याम, तो यहाँ पे गुड वर्ड लगता है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को मैं नेगेटिव सेंटेंस कर दूं, मैं राम को बोल रहा हूँ राम श्याम जितना अच्छा नहीं है, अब नेगेटिव आ गया तो ये एज नहीं होके क्या हो जाता है? सो, राम इज नॉट सो गुड एज श्याम। इस प्रकार क्लियर था। फिर लिटिल और फ्यू के बीच डिफरेंस बताया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, और लिटिल में भी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों का अपना अपना यूज था। नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे तो लिटिल के अ लिटिल, लिटिल पॉजिटिव रहेगा तो अ लिटिल। उसको याद करने का तरीका ऐसे रखना, ए पॉजिटिव खून जो रहता है, ब्लड ग्रुप रहता है, ए पॉजिटिव रहता है, तो ए पॉजिटिव वाले सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो एक बॉटल का एग्जांपल लिया था कि थोड़ा बहुत पानी है, अब वो पीने लायक है, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ तो अ लिटिल की द लिटिल, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत पानी है, देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, कि देर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, अ लिटिल, क्यों पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, इतना है, इतना प्यास बुझा सकता है, और है ही नहीं, और एकदम थोड़ा है जो प्यास बुझे ही ना, एक चम्मच के बराबर, देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। कैसे मालूम चलेगा सेंटेंस पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि नेगेटिव बोल रहा हूँ? अभी तो बता के बता रहा हूँ, लेकिन और उदाहरण में आपको आगे और पीछे उसके पहलू से समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये था कल वाले क्लास का रिवीजन, ठीक है, लास्ट क्लास जितना भी देखे थे। अब नए नियम लिखना।
ठीक है। एक जितना ही वाला सेंटेंस देखे थे, राम शाम के जितना ही अच्छा है, तो वहां पे जितना वाला वर्ड आता था। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखने को मिलता है जितना उतना, जैसे मैं जितना मेहनत करता हूँ उतना ज़्यादा सीखता हूँ, ठीक है। जितना ऊपर जाते हैं उतना ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये जो जितना उतना वाले सेंटेंस है, इसका अंग्रेजी में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एडजेक्टिव के अंतर्गत, ठीक है। तो समझ आया किस प्रकार के सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो पहले एग्जांपल लिखा देता हूँ, फिर नियम, जो भी नंबरिंग होगा लिख लेना, एक्स वाई जेड, ठीक है। द हायर वी गो, द कूलर यू फील। एक सेंटेंस लिखना, ये सही सेंटेंस लिखाया हूं, ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और यहीं से नियम बताऊंगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील। द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? ये आमतौर पे समझ लो पहाड़ी इलाके की बात हो रही है। तो पहाड़ी इलाके में जितना ऊपर जाते जाओगे उतना आपको ठंडी लगते जाता है, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ते जाती है वैसे ठंडी लगते जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जितना ऊंचा जाते जाओगे उतना आपको ठंडी लगेगा, ठीक है, जितना ऊंचा उतना ठंडी लगेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोला कैसे जाता है, स्ट्रक्चर कैसे रखा जाता है। यहाँ पे शुरुआत में आपका द रहेगा कंपल्सरी, ठीक। ये किस प्रकार के सेंटेंस के लिए, जितना उतना, ऐसे आपके समझने के लिए, ठीक है। द, ये हमेशा हाई तो नहीं बोला, हायर बोला, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप एक पायदान से नेक्स्ट पायदान की बात कर रहे हो, मतलब जितना अब इतना पे है तो एक ठंड होगा, इससे थोड़ा सा और ऊपर गए, मतलब तुलना करके बता रहे हो, तो ठंड भी थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा, इसलिए आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया होगा, बस ये रखना कि भैया यहाँ पे क्या रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। द हायर वी गो, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ये कूलर वी गेट, कूल नहीं, कूलेस्ट नहीं, ये भी किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म में होगा। और यहाँ पे फिर वापस से सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को लिखना, ठीक है। समझ आया किस प्रकार के सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अब मैं हिंदी में एक सेंटेंस बता रहा हूँ, कोशिश करिएगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। मैं जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है, उतना ज़्यादा सीखता हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा सीखता हूँ। ट्रांसलेट करो, पढ़ने के लिए स्टडी, सीखने के लिए लर्न वर्ड यूज कर लेना, ज़्यादा के लिए क्या, मोर, ठीक है, ज़्यादा के लिए यहाँ पे मोर यूज कर सकते हो, ठीक। स्टडी लर्न यूज करो, द मोर आई स्टडी, पढ़, हाँ सीखोगे पहले बाद में पढ़ोगे, ऐसा नहीं, पहले पढ़ोगे फिर सीखोगे, द मोर आई, ठीक, सही बोल रहे हो, बाकी भी ट्राई करो, इजी इसी स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट होगा, द मोर आई स्टडी, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में आई आ गया, आई स्टडी। अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री कभी देगा नहीं देगा, कभी द लगाएगा नहीं लगाएगा, तो आपको लगाना है द मोर आई स्टडी, स्टडी आई ऐसे करके दे देता है, द मोर आई स्टडी, द मोर लर्न आई, ऐसे भी आगे पीछे स्ट्रक्चर कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया लर्न आई नहीं होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, द मोर आई लर्न,
ठीक है, द मोर आई स्टडी द मोर आई लर्न। ठीक, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप सही गलत बताना। मोर आई मेडिटेट कामर आई गेट। काम का कामर मतलब शांत का थोड़ा ज्यादा शांत हो जा रहा है। मेडिटेट, बताइए कहाँ गलती है? गलती कहाँ पे है? अगर वो स्ट्रक्चर बताओगे तो सबसे पहले क्या लगना चाहिए वहां पे? द मोर, ठीक है क्या? हाँ, ज्यादा तुलना तो ठीक है, मोर आई मेडिटेट। फिर यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? द कामर आई गेट। आई मेडिटेट आई गेट हेयर, ठीक है, ना कि मेडिटेट आई गेट आई। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बिगाड़ के देगा, तो आपको उसको ध्यान में रखना है, सुधारना है। ठीक है, क्या बोल रहे? हाँ, कामर लगेगा, क्योंकि इसका आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो, पॉजिटिव डिग्री काम है। ठीक है, मेडिटेट एक वर्ब हो जाता है, इसका आप पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, ये मूल रूप में ही होता है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ रहा है? मोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन काम को आप कामर कर सकते हो। ठीक है, द मोर आई मेडिटेट द कामर आई गेट। द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर एम आई, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? आई एम, ठीक है, द ओल्डर आई गेट द हैप्पियर आई एम। जितना बूढ़ा होते जा रहा हूँ, जितना बड़ा होते जा रहा हूँ, उतना खुशी होते जा रहा हूँ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, द ओल्ड नहीं, ओल्डर कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, आई गेट सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, द हैप्पियर आई एम। ठीक, ये हैप्पियर आई एम, हैप्पियर आई बिकम। ठीक, क्लियर? ये वाला रूल क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट नियम लिखना। नेक्स्ट में लेटर और लेटर, इसके बीच का डिफरेंस बताता हूँ। लेटर और लेटर, ये नहीं ना, लेटर और लेटर, ये दो शब्द से भी क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेटर और लेटर दोनों मिलता जुलता दिख रहा है आपको, सुनने में सेम लगे, लेकिन लेटर मतलब होता है बाद में, और लेटर मतलब होता है बाद वाला। मतलब ये समय को दर्शाता है, और ये किसको दर्शा रहा है? क्रम दर्शा रहा है। ठीक है, पोजीशन दर्शा रहा है। ठीक, तो ये बाद में समय को दर्शा रहा है, और ये क्रम दर्शा रहा है। ये क्रम दर्शा रहा है।
ठीक है, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप बताना लेटर आएगा लेटर आएगा। राहुल केम लेटर, लेटर, लेट का लेटर हो गया, ठीक है, कंपेरेटिव फॉर्म में। राहुल केम लेटर की लेटर देन दीपक, दीपक पहले वाला लेटर की बाद वाला लेटर, बाद वाला कहाँ से, ठीक है, ये तो समय को दर्शा रहा है ना। राहुल लेट आया, किससे, दीपक से लेट आया, ठीक है, तो राहुल केम लेटर, लेट क्यों नहीं, तुलना करके बता रहे हो आप, ठीक है, तो लेट का क्या, लेटर, तो राहुल केम लेटर देन दीपक, ना कि लेटर, ठीक। ठीक है, एक और सेंटेंस बता रहा हूं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, ठीक है, बट द फॉर्मर, जैसे लेटर बाद वाला होता है उसी फॉर्मर पहले वाला, अगर फॉर्मर लेटर की बात की जाऊं, बात करें तो फॉर्मर पहला और लेटर बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर की लेटर, पहले वाला बाद वाला, ठीक है, ऐसा पूछना पड़ता है, लेटर लेटर में दोनों मिक्स करके बीच वाला साउंड लेटर, ऐसा बता रहे हो, लेटर की लेटर बाद वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि लेटर जो है समय को दर्शाता है और लेटर जो है क्रम को दर्शाता है, ठीक है, फॉर्मर लेटर मतलब फॉर्मर पहले वाला और लेटर बाद वाला, यहाँ पे फॉर्मर, और यहाँ पे बोल सकता है राम एंड श्याम एंड ब्रदर्स, वापस से बोला जा सकता था कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, ठीक, लेकिन मैंने बताया बार बार नाउन को रिपीट नहीं किया था, उसके जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया था प्रोनाउन, ताकि बोलने सुनने में अच्छा लगे, ठीक। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स बट द फॉर्मर, फॉर्मर की बात करना मतलब ये पहले वाले, इज मोर इंटेलिजेंट देन, ये वाला लेटर नहीं होगा, ये वाला लेटर तो समय को दर्शाता है बाद में, जबकि ये जो है बाद वाला दर्शाता है, क्रम को दर्शाता है, तो लेटर ना हो के क्या लगेगा, लेटर, ठीक। तो लेटर और लेटर दोनों का यूज समझ गए, ठीक। वैसे ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेटेस्ट और लास्ट में, लेटेस्ट और लास्ट में, ठीक है, अगर इस लेटेस्ट का मतलब देखा जाए, लेटेस्ट मतलब क्या, सेंटेंस में यूज करते होंगे, लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट मॉडल, कोई भी जो एकदम अप टू डेट रहता है, नवीनतम सबसे नया, और लास्ट मतलब आखिरी वाला, ठीक है, तो ये लेटेस्ट मतलब नवीनतम लिख सकते हो इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो, नवीनतम, और ये आखिरी वाला, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब आप किताब लेने जा रहे हो, बुक शॉप में किताब लेने जा रहे हो, बताना वहाँ पे लेटेस्ट लगेगा कि लास्ट लगेगा, किताब लेने जा रहे हो, एचआर पब्लिकेशन जान रहे हैं हर 2-3 महीने में नया पब्लिकेशन निकाल देता है, नया एडिशन निकाल देता है, तो आप लास्ट एडिशन मांगोगे लेटेस्ट एडिशन मांगोगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस में लिखना चाहूँ, आई वॉन्ट द लेटेस्ट की लास्ट एडिशन ऑफ एचआर बुक, जो भी है छत्तीसगढ़ का, जो आई वांट द लेटेस्ट की लास्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन, ठीक है, आई वांट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द एचआर पब्लिकेशन, ठीक है।
ठीक, एक और लास्ट का भी यूज देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ भावना सबसे लास्ट थी जो आई, ठीक है, तो सबसे आखिरी वाली आई ना, लेटेस्ट वाली तो कुछ नहीं है, कोई एकदम अपडेट तो यहाँ पे कर नहीं सकते। तो क्या अगर मैं बोलूँ यहाँ पे भावना वॉज द लेटेस्ट कि वॉज द लास्ट टू ज्वाइन द क्लास, वॉज द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है। तो लेटेस्ट और लास्ट का यूज देख लिए। ठीक, क्लियर। वैसे ही नियरेस्ट और नेक्स्ट का डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाला, नेक्स्ट मतलब अगला, ठीक है। इसका एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूँ, यूज के हिसाब से देख लेंगे। जैसे सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन कहाँ है या सबसे पास वाला बस स्टॉप कहाँ है, जैसे मैं चढ़ के जा सकूँ, तो नियरेस्ट बस स्टॉप, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब लेकिन आप स्टेशन में, ट्रेन में बैठे हुए और बोलोगे कि अगला स्टेशन कौन सा है, तो वहाँ पे नियरेस्ट ना बोल के क्या बोलोगे, नेक्स्ट स्टेशन, ठीक। वैसी है फर्दर और फार्दर। तो ये जो फर्दर है वो अतिरिक्त दर्शाता है, मतलब कोई एडिशन में, और ये फार्दर दूरी की बात करता है, ठीक है, दूरी, डिस्टेंस को डिनोट करता है। जैसे अगर नॉर्मल एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोल रहा हूँ बहुत समझा लिया आप लोगों को, अब इसके आगे कुछ नहीं कहना, इसके आगे, इसके अलावा, इसके और साथ जोड़ के कुछ कहना नहीं है, तो वहाँ पे फर्दर लगेगा, फार्दर लगेगा, फर्दर लगेगा, ना कि फार्दर। फार्दर तो दूरी को दर्शाता है। फर्दर आई हैव नथिंग टू से, और मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, फर्दर ना कि फार्दर, ठीक है। लेकिन मैं अब घर की बात करूँ, मेरे घर और इनके घर की बात करूँ, तो मेरा घर ज़्यादा नज़दीक है इनके, या इनका घर ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे दूरी की बात कर रहा हूँ, तो फर्दर की फार्दर, हर होम इज़ फार्दर ना कि हर होम इज़ फर्दर, ठीक है। तो फर्दर और फार्दर का डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, एल्डर और ओल्डर, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एल्डर और ओल्डर। ठीक है, एल्डर और ओल्डर, दो रूल आपको याद रखना यहाँ पे। दोनों का मतलब बड़ा होता है, आप किसी से तुलना करें उम्र में बड़ा या ऐसे बताना चाहोगे ना, तो आप एल्डर और ओल्डर दोनों यूज़ करते हो, ठीक है। हिंदी में दोनों का मतलब बड़ा ही होता है, उम्र की बात की जाए तो। लेकिन अगर आपके अपने परिवार या खानदान का सदस्य है तो आप यूज़ करोगे एल्डर, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे खानदान का है, दूसरे परिवार का है, या अपने परिवार का ना होकर कोई और चीज़ भी है, तो आप उसमें यूज़ क्या करोगे, ओल्डर, ठीक है। कोई समय का पुराना भी बोल सकता है कि कोई पुराना बिल्डिंग है, ठीक है, कोई पुराना मॉन्यूमेंट्स है, तो अपने परिवार वाले रिश्ते संबंधी जो भी हो उसमें क्या लगेगा, एल्डर लगेगा। इसलिए ओल्डर ब्रदर नहीं बोलते, एल्डर ब्रदर, इज माई एल्डर ब्रदर, यंगर, तो एल्डर ना कि ओल्डर ब्रदर, ठीक है। आप ब्रदर भी, भाई भी बोल रहे हो, खुद के परिवार का सदस्य बता रहे हो, और ओल्डर भी बोल रहे हो, नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, एल्डर लगेगा, ठीक है। तो समझ आया,
अपने एल्डर किसके लिए, अपने परिवार खानदान के सदस्य के लिए, अपने परिवार के सदस्य के लिए, और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो भी यूज हुआ उसके लिए क्या, ओल्डर। तो पहला रूल तो यही याद रखना एल्डर और ओल्डर में। दूसरा, एल्डर के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, और ओल्डर के साथ देन लगता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एल्डर के साथ टू, ओल्डर के साथ देन। ठीक, ओल्डर और एल्डर। अब एग्जांपल देता हूँ, बता रहा हूँ। मान के चलो राम श्याम, वापस राम श्याम को लेते हैं। राम और श्याम दोनों भाई हैं, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है, राम श्याम भाई हैं। या राम लक्ष्मण की बात कर लो, राम लक्ष्मण भाई आपको मालूम। तो राम बड़े थे, ठीक है, परिवार के सदस्य थे। अब बोलोगे नहीं दूसरे माँ का बेटा था, वो तो फिर खानदान परिवार ही मान लो उसको, ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य। तो राम इज ओल्डर की एल्डर, राम इज एल्डर, ठीक है। देन की टू लक्ष्मण। तो यहाँ पे दो नियम सीखना था एल्डर और ओल्डर में। एल्डर जब परिवार का खुद का सदस्य रहे तो एल्डर, ना कि ओल्डर। और एल्डर के साथ क्या लगता है, हमेशा टू लगता है। तो राम इज ओल्डर टू, सॉरी एल्डर टू लक्ष्मण, ना कि ओल्डर। तो ओल्डर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एल्डर। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं स्कूल की, दिस स्कूल, जरूरी नहीं उम्र में ही बड़ा बताने का बोध कराए। किसी भी प्रकार से कोई पुराना या बड़ा बताने का बात करें तो ओल्ड यूज कर सकते हैं। दिस स्कूल इज ओल्डर एल्डर देन की टू दैट स्कूल। मतलब बोल रहा हूँ यहाँ पे दो स्कूल है, ये स्कूल इससे ज़्यादा पुराना है, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब पुराना या बड़ा बोल लो, पुराना मतलब बड़ा ही हो गया, ठीक है। लेकिन ये आपने खानदान का कोई भाव है क्या, नहीं, कि ये दोनों स्कूल एक ही खानदान का, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे ओल्डर लगेगा कि एल्डर लगेगा, दिस स्कूल ओल्डर, ना कि एल्डर। और ओल्डर के साथ देन लगेगा, टू लगेगा, क्या पता है, देन लगेगा। दिस स्कूल इज ओल्डर देन दैट स्कूल, ना कि टू, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। कल लिटिल और फ्यू के बीच डिफरेंस बताया था। दोनों का हिंदी में मतलब तो कुछ होता है, लेकिन उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिफरेंस किया जाता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे लिटिल का मतलब भी कुछ और फ्यू का मतलब भी कुछ, लेकिन ये एक काउंटेबल में यूज करते हैं, एक अनकाउंटेबल में। तो लिटिल कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ जिस चीज को आप गिना ना जा सके या अनकाउंटेबल हो, या आप बोल सकते हो जो मात्रा का बोध कराए। और जो भी ऐसे चीजें हो जिसको गिना जा सके, मतलब जो काउंटेबल हो या जो संख्या का बोध कराए, उसमें फ्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं उदाहरण दिया था पानी का, ठीक है। तो पानी मात्रा का बोध करा सकता है, संख्या का नहीं। पानी आप गिन नहीं सकते, एक बूंद दो बूंद। बोलोगे बॉटल, एक बॉटल दो बॉटल, तो आप बॉटल को गिन रहे हो, पानी को नहीं गिन रहे हो, ठीक है। बॉटल एक क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो उसके लिए हमेशा क्या यूज करोगे, लिटिल ना कि फ्यू। तो लिटिल वाटर बोलूंगा, ना कि फ्यू वाटर, ठीक है, लिटिल वाटर ना कि फ्यू वाटर, ठीक, समझ आया। तो इसको किसके लिए यूज करते थे, अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। लेकिन वही मैं लड़कों की बात करूं, कुछ लड़के, तो लड़के तो गिने जा सकते हैं, संख्या गिनी जा सकती है, 10 लड़के 20 लड़के। तो कुछ लड़के, तो फ्यू बॉयज,
ना कि लिटिल बॉयज, ठीक है, फ्यू बॉयज। क्यों, यहाँ पे आप गिन सकते हो, और फ्यू आ गया तो ये काउंटेबल में होता है तो एस लगे रहता है, ठीक है। इस फ्यू बॉय नहीं होगा, फ्यू बॉयज। इतना क्लियर। तो वापस इसको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इसी लिटिल का कंपेरेटिव फॉर्म होता है लेस, और इसी फ्यू का कंपेरेटिव फॉर्म होता है फ्यूअर, ठीक है, फ्यू का फ्यूअर। तो यहाँ पे भी जब अगर हमको लेस यूज करना और फ्यूअर का यूज करना हो, जब मात्रा का बोध आए तो लेस, और जब संख्या का बोध आए तो फ्यूअर। इससे मिलता जुलता कल एक रूल देख लिए थे तो आपको इजी होगा, बट ये बताना चाह रहा हूँ लिटिल का जो कंपैरिजन का फॉर्म होता है वो लेस होता है, फ्यू का क्या होता है, फ्यूअर होता है, ठीक है। तो जो नियम लिखना है आपको, फ्यूअर और लेस, ठीक है। आमतौर पर ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं ना, जैसे इतने से तो कम नहा नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। जैसे कोई कहीं पे लड़के बैठे हैं, कम से कम 50 स्टूडेंट से तो कम नहीं रहे होंगे, तो ये जो इतने से कम नहीं रहे होंगे वाला नो फ्यूअर नो लेस यहाँ पे यूज किया जाता है। अगर 50 लड़के की बात कर दिया तो गिने जा सकने वाले हैं, गिन सकते हो, 50 स्टूडेंट्स गिन सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे फ्यू यूज होगा कि लेस यूज होगा, फ्यूअर की लेस, फ्यूअर, है ना, ठीक है। और अगर मैं किसी ऐसे मात्रा तुलना करने वाला बोल दूं कोई भी चीज़, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, लेस यूज करोगे। सेंटेंस देखते हैं, जैसे नो फ्यूअर या नो लेस। नो फ्यूअर कहाँ पे यूज करोगे, जहाँ पे किसका बोध करा है, संख्या का, और ये मात्रा का बोध करा है, ठीक है। नो फ्यूअर के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, देन का। जैसे ओल्डर के बाद देन यूज करते थे और एल्डर के बाद टू यूज करते थे, ठीक है। वैसे ही इन लोगों के बाद क्या यूज करते थे, देन यूज किया जाता है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, नो फ्यूअर की लेस देन 10 बॉयज वर present in the class. नो फ्यूअर या लेस देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट या वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। बताइए फ्यूअर होगा कि लेस होगा। यहाँ पे देखो 10 लड़कों की बात की जा रही है, 10 बॉय की 10 बॉयज, 10 बॉयज, इतना क्लियर है। अब लड़के हैं, गिने जा सकने वाले हैं, संख्या का बोध करा रहा है, तो फ्यूअर की लेस फ्यूअर, ठीक है। नो फ्यूअर ना कि लेस, नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट की वॉज प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, लड़के हैं, गिने जा सकने वाले हैं, और जो गिना जा सकता है वो उसका फॉर्म प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर अनकाउंटेबल हो तो वाटर का वाटर्स नहीं होता, ठीक है, वाटर्स नहीं होगा, वाटर होगा। वाटर इज कोल्ड ना कि वाटर आर कोल्ड। तो जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। और जो गिने जा सकने वाला है वो हमेशा किस में होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन में, ठीक है। इसके आगे एक चीज और लिख सकते हो, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और इसके बाद क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, सिंगुलर, सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट ना कि वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक। ठीक है, ये क्लियर। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बताना क्या होगा।
मैं बोल रहा हूँ बाल्टी में 2 लीटर से कम तो पानी नहीं रहा होगा, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए लेस की फ्यूअर, लेस आएगा, ठीक है। क्यों? पानी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन है सर। लेकिन बोलोगे यहाँ तो 2 लीटर, 2 लीटर वो आप इसका क्वांटिटी ही बता रहे हो, मात्रा बता रहे हो। मात्रा तो बताया जा सकता है ना, चावल उसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मात्रा तो बता सकते हैं, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो संख्या का बोध कराने वाले और मात्रा का बोध कराने वाले दोनों अलग सेंटेंस है। संख्या का बोध कराया तो फ्यू, मात्रा को बोध कराया तो पानी की जगह अगर चावल रहता लेस की फ्यू, लेस। चावल को भी थोड़ी नहीं गिनोगे, एक एक दो दाना, ठीक है। लड़के रहते फ्यूअर, किताब रहती फ्यूअर, चेयर रहता फ्यूअर, ठीक है। तो नॉट लेस की फ्यूअर देन, नॉट लेस देन 2 लीटर्स ऑफ वाटर was की वर was present in the was या were there in the bucket, ठीक है। was there in the bucket, ना कि were। क्यों? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं उसके साथ सिंगुलर ही फॉर्म रखते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट नियम है मच और मेनी के बीच का डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मच और मेनी, फिर मच कहाँ पे यूज करेंगे? दोनों का मतलब बहुत होता है, लेकिन एक बहुत किसके लिए यूज करेंगे? जहां पे मात्रा का बोध कराए, एक जो संख्या का बोध कराए। मच कहाँ पे? मात्रा का बोध कराए। मेनी कहाँ पे? जो संख्या का बोध कराए, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बॉटल में बहुत पानी है। हम बहुत के लिए मेनी भी यूज़ कर सकता हूँ, मच भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएं तो मेनी कब? जब संख्या का बोध कराए, और मच कब? जब मात्रा को बोध कराए। तो पानी संख्या का बोध कराता है, मात्रा का बोध कराता है? मात्रा। तो मच की मेनी, देर इज मच वाटर इन द बॉटल। यही एग्जाम्पल अगर मैं चेंज करूं, देयर, गलती बताना, ठीक है। गलती कहाँ कहाँ पे बताओ, ठीक है। और मच की मेनी, मेनी। और ध्यान रखना जो काउंटेबल है, मेनी बता रहे मतलब बहुत, काउंटेबल है तो वो सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं रहता, किस फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में। तो देयर इज की आर, देयर आर, ठीक है। यहाँ पे इज की आर, इज, क्यों? अनकाउंटेबल था। देयर आर, मच की मेनी, मेनी। बुक की बुक्स, बुक्स, ठीक है। बुक्स इन माई कैबिन। तो काउंटेबल के लिए मेनी, अनकाउंटेबल के लिए मच। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट रूल लिखना अच्छा रूल है। देखो, जब नाउन या प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ऑर्डिनल या कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बारे में चर्चा किया था। ऑर्डिनल और कार्डिनल क्या होता है चर्चा किया था। कार्डिनल क्या, जितने भी हम गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग करते हैं, वो सारे को क्या बोला जाता है? कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स। वो भी एक प्रकार के एडजेक्टिव है, विशेषण। कितने आदमी थे? 2 आदमी। तो 2 भी एक विशेषण है, ठीक है। लेकिन वो 2 क्या? कार्डिनल, ठीक है। कार्डिनल विशेषण है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है। अब ऑर्डिनल क्या? 2 का
सेकंड बन जाए, 3 का थर्ड बन जाए, 4 का फोर्थ बन जाए, सबसे जो लास्ट पायदान पे हो लास्ट हो जाए, फर्स्ट हो जाए। ठीक, ये सब किसको बोलते हैं? इसको ऑर्डिनल बोला जाता है। दो प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये भी एक विशेषण है, मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, लास्ट आया, तो फर्स्ट लास्ट ये भी तो एक विशेषता दर्शा रहा है कि भैया फर्स्ट आया सेकंड आया, तो ये विशेषण होता है एडजेक्टिव के अंतर्गत, इसको पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड जो नियम है उसको देख लेते हैं। तो मैं कार्डिनल, और ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल उतना आप डिफरेंशिएट मत जानो, बस ये देखना कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल में क्या आ जाएगा? उदाहरण के तौर पे 1 2 3 एक्सेट्रा। ऑर्डिनल में क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 का थर्ड हो जाएगा। और वैसे ही लास्ट, लास्ट वाला वर्ड भी किस में आता है? ऑर्डिनल में आता है, ठीक है। ठीक, तो सर इससे नियम क्या बनेगा? दो नियम आपको ध्यान रखना। पहला नियम, किसी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सेंटेंस होगा, कोई ऐसा वाक्य होगा जिसमें दोनों आ जाएंगे, दोनों सेंटेंस आएंगे, तो उसका क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, पहला रूल क्या बोलता है? ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों हो, तो आपको सबसे पहले ऑर्डिनल को रखना है, उसके बाद क्या रहेगा? कार्डिनल रहेगा। पहले ऑर्डिनल और कार्डिनल। नहीं समझ आया? देखो मैं बोल रहा हूँ सर कहाँ पे बैठूँ, आप पूछे, मैं बोल रहा हूँ जो पहले का 2 चेयर है ना उसमें बैठ जाओ, पहले के 2 चेयर में बैठ जाओ। पहला और 2, 2 संख्या दर्शा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्डिनल की ऑर्डिनल? कार्डिनल। 2 कार्डिनल हो गया, पहला, पहला, दूसरा, आखिरी, तीसरा ऑर्डिनल। इस सेंटेंस में दोनों वाक्य है, आप पूछे कौन से चेयर में बैठूं, पहले के 2 चेयर में बैठ जाओ। तो 2 पहले चेयर ऐसे नहीं बोलता, पहले के 2 चेयर, ठीक है। 2 पहले के ऐसे नहीं, पहले के 2 चेयर ये बोलता हूँ हिंदी में। बस वैसे ही अंग्रेजी में भी अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों आ जाए तो हमको पहले क्या जमाना होता है? ऑर्डिनल को, ना कि कार्डिनल को। तो पहले क्या होगा? ऑर्डिनल। तो द फर्स्ट 2 चेयर्स होगा, ना कि 2 फर्स्ट चेयर्स, ठीक है। तो ये सही है, ना कि ये, द फर्स्ट 2 चेयर्स। क्लियर? तो ऑर्डिनल और कार्डिनल में किसको पहले जमाना है? आपको ऑर्डिनल पहले रखना है। और दूसरा क्या नियम है? जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स रहते हैं, दूसरा नियम लिखना वहीं पे, जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। उसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। अगर आपको ध्यान होगा आर्टिकल वाले चैप्टर में भी इसको बोला था, द लास्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। तो इसके पहले क्या लगता है? द लगता है। ठीक है, 2 नियम क्लियर हुआ क्या? सेकंड नियम लिखना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले या ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है? हमेशा द लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप गलती बताइएगा। क्लियर? सेंटेंस लिख रहा हूं, आप गलती बताना। हो सकता है एक से ज्यादा गलती हो, उस पर ध्यान देना, ठीक है। पहले के नियम तो आप पढ़ चुके हो, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, क्या लगेगा। तो सिर्फ एक गलती पे ध्यान नहीं, अगर हो तो द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक
इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो शुरू के 2 चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रोचक है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक, कहाँ गलती है बताइए, क्या क्या गलती है बताओ। द फर्स्ट और टू बाद में, ठीक है। ये नियम अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है। अभी बताया ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों आ जाए तो पहले कौन सा 2 3 4 5 है जो गिनती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंट, कार्डिनल है ना, कार्डिनल। काउंटिंग से कार्डिनल याद कर लेना, ठीक है। तो सी से काउंटिंग, सी से कार्डिनल। तो ये क्या हो गया कार्डिनल और ये क्या हो गया ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल पहले कार्डिनल बाद में। तो द 2 फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ये द लगा है तो सही है क्या, हाँ सही है, ठीक है। क्यों सही है, फर्स्ट लास्ट थर्ड फोर्थ ये सब ऑर्डिनल है और उसके पहले क्या लगता है, तो इधर द फर्स्ट 2 चैप्टर, ये सही, इधर सही है, कोई चैप्टर्स होगा। द फर्स्ट 2 संख्या बता दिया ना, तो चैप्टर्स होगा ना कि चैप्टर। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बाद का सही गलत, आर वेरी इंटरेस्ट। इसलिए बोला भैया बाकी चीज में भी ध्यान दो, चाहता तो बस ये इस पे फोकस करा सकता है, लेकिन ये सब तो पढ़ के आ रहे हो ना। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, चैप्टर की बात नहीं कर रहा, चैप्टर इज इंटरेस्टिंग नहीं, चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। चैप्टर्स बहुवचन हो गया तो इज नहीं, क्या लगेगा आर। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो गलत लिख के उसको सही किया करो, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। सेकंड, द 5 लास्ट कोचेज ऑफ दिस ट्रेन इज वेरी डर्टी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द 5 लास्ट कोचेज ऑफ दिस ट्रेन इज वेरी डर्टी। कहाँ पे गलती, द 5 लास्ट नहीं, क्या होगा द लास्ट 5। कोचेस सही है क्या कि कोच होगा, कोचेस सही है ना, 5 है, एक थोड़ी नहीं बोला। तो कोचेज ऑफ दिस ट्रेन इज वेरी डर्टी, आर वेरी डर्टी। क्यों, कोचेज है ना कि कोच है, तो कोचेज आर वेरी डर्टी, ठीक है। रहता नहीं ट्रेन में शुरू का आखिरी का, जाओगे बाथरूम वाथरूम तो पूरा गंदा रहता है। तो वही बोलना चाह रहा था, 5 लास्ट नहीं, द लास्ट 5 कोचेज ऑफ दिस ट्रेन आर वेरी डर्टी। एक ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना सही है गलत है, जरूरी नहीं गलत रहे, है ना, जबरदस्ती गलती भी नहीं ढूंढना है। आई गॉट फर्स्ट प्राइज, आई वॉज लास्ट टू एंटर द रूम। सही है गलत है, सही है। आई गॉट फर्स्ट प्राइज पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, द आएगा, ठीक, पढ़ने लग गई है चांदनी। आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, जितने भी ऑर्डिनल थे उसके पहले क्या बताया, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। और आई वॉज लास्ट टू एंटर द रूम, आई वॉज द लास्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट, ये जितने भी ऑर्डिनल उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो आई वॉज द लास्ट टू एंटर द रूम, तो यहाँ पे द लगेगा। ठीक, तो ऑर्डिनल कार्डिनल क्लियर। ये ऑर्डिनल कार्डिनल भी क्या न्यूमरल ऑब्जेक्टिव बताया, जो संख्या का बोध कराता है उसको न्यूमरल बुलाता है, ठीक है। अब देखिए, पोजीशन बताने के लिए मैं फर्स्ट और लास्ट भी यूज करता हूँ, और फॉर्मर और लेटर। एक सेंटेंस देखे जिसमें फॉर्मर और लेटर देखे थे, LATER वाला लेटर नहीं, LATTER वाला लेटर, ठीक है, फॉर्मल लेटर। ये भी पोजीशन बताता था। राम श्याम 2 भाई हैं, राम लक्ष्मण 2 भाई हैं, फॉर्मर वाला बड़ा है या इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलना चाह रहे थे, फॉर्मर और लेटर।
तो फॉर्मर और लेटर भी पोजीशन को दर्शाता है और फर्स्ट और लास्ट भी पोजीशन को दर्शाता है। क्या पोजीशन आया, क्या रैंक आया, फर्स्ट आया, क्या पोजीशन आया, क्या रैंक आया, सेकंड आया, लास्ट आया। तो फर्स्ट और लास्ट भी दर्शाता है और फॉर्मर और लेटर भी पोजीशन को दर्शाता है, लेकिन उसमें अंतर होता है। सेंटेंस में जब यूज करोगे ग्रामेटिकली अंतर होता है। क्या अंतर होता है उसको लिखना, फॉर्मर और लेटर। नेक्स्ट जो भी नंबर होगा रूल होगा, फॉर्मर लेटर और फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। फॉर्मर लेटर यूज कब करेंगे, फर्स्ट और लास्ट कब यूज करेंगे, ध्यान रखना जब बात दो लोगों की हो। अब लोगों की जगह चीजें भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं कि इंसानी हो, जीवित वस्तु हो, कोई चीज भी हो सकता है, पर्सन या थिंग। दो लोग या दो चीजों की बात की जाए तो क्या फॉर्मर या लेटर यूज होगा। अगर दो से ज्यादा है तो फर्स्ट या लास्ट यूज होगा। ठीक है, अगर दो से ज्यादा की बात की जाए, दो से, क्यों लास्ट कहने का सेंस ही है ना, नहीं सेकंड नहीं बोल देता, दो ही लोग हैं। ठीक है, दो ही लोग हैं, उसमें आप बोल रहे हो कि लास्ट, तो सेकंड बोल सकते हो उसको। तो लास्ट का तात्पर्य कहाँ पे होता है, जब बीच में और कोई दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति घुस जाए। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर। अब बस यहाँ पे गलती बताना, इन रूल बता दिया, इसके बाद आप पकड़ सकते हो। राहुल, साहिल एंड करण आर इंटेलिजेंट। ठीक है, बट द फॉर्मर इज more intelligent than the letter। सही है, गलत है, गलत है तो कहाँ पे क्या होगा, फॉर्मर की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, लेटर की जगह लास्ट होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है, राहुल, साहिल एंड करण, तीन लोगों की बात की जा रही है और दो से ज्यादा हो तो क्या यूज करते थे, फर्स्ट और लास्ट। और दो लोग हो, ठीक है, राहुल, साहिल एंड करण आर इंटेलिजेंट बट द फॉर्मर नहीं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर इंटेलिजेंट देन द लास्ट। ये द फर्स्ट द लास्ट, ये ध्यान रखना ना, द लगता है। ठीक है, अगर इसी में राहुल, ये साहिल को हटा देता, राहुल एंड करण आर इंटेलिजेंट बट, अब फर्स्ट ना होकर क्या हो जाएगा, फॉर्मर और लेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपको। ये सेंटेंस है, इसमें बताइए कहाँ पे गलती नजर आ रही है आपको। ऑफ द टू, हाँ, फिल्म मूवी है, पिक्चर, फिल्म्स। ऑफ द टू फिल्म्स इन विच परफॉर्म, मतलब जो दो मूवी था जिसमें परफॉर्म किया। एक और वर्ड भी STARRED हुआ था, द फॉर्मर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कहाँ से मालूम चला, यहाँ पे दो लिखा हुआ है, ऑफ द टू फिल्म्स इन विच ही परफॉर्म द फॉर्मर, ना कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा था, सही लग रहा था, द फर्स्ट वन इज बेस्ट,
लेकिन नहीं, फॉर्मर जाए, और बस इतनी गलती है। बेटर, दो लोग हैं ना, तो कहाँ से बेस्ट हो जाएगा? द फॉर्मर वन इज बेटर, द फॉर्मर वन इज द बेटर। बस ये द बेटर क्यों लगेगा उस पे चर्चा कर लेंगे। जब सिलेक्शन का बोध होता है ना ऑफ द टू, मतलब इन दो के बीच से, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, ये नियम को भी लिख ही लो, यहाँ पे क्लियर इतना। ये जो द बेटर कर रहा हूँ ना, उसको कैसे ध्यान रखोगे? जैसे नॉर्मल जब सेंटेंस होता है ना, तो द नहीं लगाते। जैसे मैं बोलूं राहुल इज बेटर देन श्याम, राहुल इज बेटर देन श्याम, कंपैरिजन कर रहा हूँ, कंपैरिजन करने के लिए बेटर वर्ड लगा दिया, लेकिन यहाँ पे द नहीं लगता, राहुल इज बेटर देन श्याम, खाली राहुल इज बेटर। लेकिन इसी में सिलेक्शन का बोध आ जाए, इसी में ही सिलेक्शन का बोध आ जाए। ऑफ द टू, यही दोनों की बात की जाए, ऑफ द टू मतलब ये राम और श्याम या राहुल और श्याम, ऑफ द राहुल एंड श्याम, या ऑफ द टू राहुल इज बेटर अगर बोलूं तो अब गलत हो जाएगा, राहुल इज द बेटर, ठीक है। तो जब नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं तो हम द नहीं लगाते, लेकिन कंपैरिजन में सिलेक्शन का बोध हो, कंपैरिजन में सिलेक्शन का बोध हो, ठीक है, जब सिलेक्शन का सेंस आए, बोध हो, तो द लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री पहले, तो द बेटर, ठीक है, याद रहेगा। ठीक, क्लियर। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, नॉर्मल बताना कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत। इंदिरा गांधी was फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, बताओ, was द फर्स्ट, ये तो आप पहचान लिए, इंदिरा गांधी was द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, बेस्ट, ये सब जितने भी वर्ड आते हैं द लगता है, अच्छी बात है। लेकिन क्या इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी? नहीं थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है उसके जगह कुछ और यूज करना चाह रहा है, उसके जगह यूज करना चाह रहा है फॉरमोस्ट। फर्स्ट क्रम को दर्शाता है, और फॉरमोस्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा फेमस होना, प्रसिद्ध होना। इंदिरा गांधी पहली नहीं थी, लेकिन प्रसिद्ध जरूर थी। और बहुत सारे प्रधानमंत्री का नाम आपके जुबान में नहीं रहता होगा, इंदिरा गांधी का रहता है। मोरारजी देसाई है, वीपी सिंह है, नहीं है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, नहीं, वॉज द फॉरमोस्ट पीएम ऑफ इंडिया। फॉरमोस्ट मतलब क्या होता है? फेमस। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट का मतलब फर्स्ट क्रम को दर्शा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करता तो फर्स्ट सही था, लेकिन इंदिरा गांधी की बात करूं तो फर्स्ट ना होके वहां पे क्या है? फॉरमोस्ट। तो फॉरमोस्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे आप शब्द यूज करना चाह रहे हो, प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट, फेमस, इसके लिए यूज करते हैं फॉरमोस्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलूं गांधी जी अपने समय के प्रसिद्ध नेता थे, ठीक है, तो गांधी जी वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, नहीं, वॉज द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, ठीक है।
सबको कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हुआ है? ऑफ कर दो।